हाय गाइस, इस लेक्चर में हम थर्मल पावर प्लांट पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था कि हमने उसमें पढ़ा था कि हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग थर्मल पावर प्लांट। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, सो दैट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में काफ़ी ईजी होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ए थर्मल पावर प्लांट द प्रेशर इन द वर्किंग फ्लूइड साइकिल इज डेवलप्ड बाय कंडेंसर, सुपर हीटर, फीड वाटर पंप एंड टरबाइन। तो जैसा हमने बताया कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल, तो बेसिकली रैंकाइन साइकिल होती क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली चार कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है उसमें बॉयलर, बॉयलर, फिर टरबाइन, टरबाइन, और होता है जनरेटर, जनरेटर। और यहाँ पे बेसिकली जो कंडेंसर होता है यहाँ पे टरबाइन के एग्जॉस्ट पे लगा होता है, तो ये होता है आपका कंडेंसर। तो बेसिक एम क्या है हमारा, बेसिक एक एम है कि हमको इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करना। एट द आउटपुट ऑफ जनरेटर हमको चाहिए इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो जनरेटर का शाफ्ट है इट शुड बी रोटेट एट द स्पीड ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उसके लिए अब क्या होता है कि जो जनरेटर का शाफ्ट होता है, जो जनरेटर का शाफ्ट होता है ये कपल्ड होता है टरबाइन के शाफ्ट से। दैट मीन्स कि अगर हम टरबाइन के शाफ्ट को 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से रोटेट करा दे, देन जनरेटर इससे कपल्ड है तो ये भी क्या करेगा 50 रिवॉल्यूशन से रोटेट करेगा, देन वी विल गेट द इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, टरबाइन के इनपुट पे स्टीम चाहिए। और ये स्टीम कहाँ से मिलेगा, बॉयलर से। दैट मीन्स कि अब बॉयलर स्टीम कैसे प्रोड्यूस करेगा, जब इसके अंदर पानी जाएगा तो बॉयलर के अंदर उसको हम क्या करते हैं, कंबशन करते हैं कोल और एयर का, सो दैट वाटर क्या होता है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये पास होता है कंडेंसर से। तो देखिए स्टीम ने क्या किया, थर्मल एनर्जी, ये स्टीम क्या होगा कि टरबाइन के ब्लेड्स पे जाएंगे, टरबाइन को रोटेट कराएगा। दैट मीन्स कि जो थर्मल एनर्जी हुई वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और जिससे हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट किए। तो जो बची हुई स्टीम होती है दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट स्टीम, एग्जॉस्ट स्टीम विच इज पासेस थ्रू द कंडेंसर, जिसको हम क्या करते हैं कंडेंसर में अगेन कंडेंस करते हैं और फिर इस वाटर को पंप कर देते हैं टुवर्ड द बॉयलर। तो ये क्या हो रहा है, पूरे यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड का सर्कुलेशन हो रहा है, जैसे वाटर फिर स्टीम, फिर इसको हमने कंडेंसर में कंडेंस किया। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछता है कि इन थर्मल पावर प्लांट द प्रेशर, प्रेशर इन द वर्किंग फ्लूइड साइकिल इज डेवलप्ड बाय। तो कौन सा ऐसा इक्विपमेंट लगाया जाता है जो कि प्रेशर जनरेट करता है। तो हमें पता है कि इस कंडेंसर के आगे यहाँ पे एक बॉयलर फीड पंप लगाते थे, जो कि इसके प्रेशर को 156 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक बढ़ा देता था, जो कि इकोनोमाइजर से होते हुए बॉयलर में जाता था। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा फीड वाटर पंप, या इसको हम बोलते हैं बॉयलर फीड पंप। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पॉल्यूशन ड्यू टू एयर pollution due to smoke around the thermal power station can be reduced by installing। तो एयर पोल्यूशन को हम कैसे कम करेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर देखी है तो उसमें मैंने सारा बता रखा है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हम हमें पता है कि ये चिमनी होती है। ठीक है, ये चिमनी से हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं गैसेस को टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो ये अगर गैस में अगर डस्ट पार्टिकल होंगे, ठीक है, दैट मीन्स अगर उसमें डस्ट पार्टिकल होंगे, कार्बन के कंटेंट होंगे, तो वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा। दैट मीन्स जो हमारी फ्लू गैसेस चिमनी से पास आउट होती हैं, आपको पता है कि ये गैसेस यहाँ पे एक आईडी फैन होता था, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इसके पहले हम एक इक्विपमेंट लगाते थे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो ये जो फ्लू गैसेस है ये कहाँ कहाँ से पास होती थी, एक्चुअल में ये जो गैसेस होती थी बॉयलर से फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होती थी, बॉयलर से फ्लू गैसेस बनती थी और ये जाती थी इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर में, देन एयर प्री हीटर में जाता था, एयर प्री हीटर में ये फ्लू गैस जाती थी। देन अब ये फ्लू गैसेस
क्या होती थी, चिमनी की तरफ एग्जॉस्ट कर देते थे। लेकिन इन फ्लू गैसेस में गैस होता था प्लस कुछ डस्ट पार्टिकल होती थी। अगर इस डस्ट पार्टिकल को हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में भेजेंगे तो वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा। तो उस एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पे लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, ये काम कैसे करता है मैं उसको बता देता हूँ। बेसिकली देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, ये एक्चुअल में 2 प्लेट्स होती हैं, ठीक है? और इस पे हम क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, डीसी वोल्टेज। तो ये प्लस, सपोज़ ये माइनस है, तो ये प्लेट का पोटेंशियल प्लस हो गया और ये प्लेट का पोटेंशियल माइनस हो गया। अब यहाँ से ये फ्लू गैस चली हैं, तो सपोज़ करिए कि जब ये फ्लू गैसेस इस प्लेट के बीच से पास होंगी, तो इसमें ये जो गैसेस हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो अब ये जो प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये क्या करेगी, जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं रेड वाले, इनको आयनाइज कर देगी। तो ये कुछ पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कुछ पार्ट्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो पॉजिटिव वाला चार्ज होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है डस्ट पार्टिकल टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और जो नेगेटिव वाला चार्ज होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है पॉजिटिव साइड से। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ये प्लेट्स हैं उस पे डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है? डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो जाती हैं पॉजिटिव वाले प्लेट्स पे। अब केवल गैस बच जाती है और गैस को फिर हम क्या करते हैं, पास कर देते हैं यहाँ से। तो फिर केवल अब जब ये पास होंगी तो यहाँ पे देखिए, इसके पहले क्या था, गैस प्लस डस्ट पार्टिकल थी। बट जैसे ईएसपी से पास करते हैं तो यहाँ पे केवल गैस बच जाती है, जिसको हम आईडी फैन से, इंड्यूस्ड फैन से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसको एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में नहीं गया, ठीक है? और इसको हैमरिंग के थ्रू क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को फिर हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और इसको फिर हम एस हैंडलिंग प्लांट में सेंड कर देते हो। तो यहाँ पे बेसिक काम क्या हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का, कि जो एयर पॉल्यूशन ड्यू टू स्मोक अराउंड द थर्मल पावर स्टेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब देखिए सेम उसी पे क्वेश्चंस हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इन ए कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन व्हाट आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज्ड फॉर। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल सेटलिंग ऑन द बस बार कंडक्टर इन द स्टेशन स्विचयार्ड। ये तो गलत है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या कर रहा है, ये डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट कर रहा है और जो फ्लू गैसेस में डस्ट पार्टिकल है उसको कलेक्ट करने का काम कर रहा है, और बाकी जो गैसेस हैं विदाउट डस्ट पार्टिकल उसको हम चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर दे रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा देखिए, द कंडेंस स्टीम बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। टू कीप द एयर हीटर क्लीन, ये भी गलत है। अब देखिए ऑप्शन डी देखिए, टू कलेक्ट द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द फ्लू गैसेस, तो यहाँ से जो फ्लू गैसेस आई उससे ये डस्ट पार्टिकल कलेक्ट करेगा और केवल गैस को चिमनी के थ्रू क्या कर देता है, एग्जॉस्ट कर देता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज इंस्टॉल बिटवीन, किसके किसके बीच में इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये है आपका, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, तो इसके पहले क्या है, एयर प्री हीटर है, और इसके बाद क्या है, आईडी फैन है। तो ये इंस्टॉल्ड होता है आईडी फैन और इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर प्री हीटर के बीच में। तो ऑप्शन बी देखिए, एयर प्री हीटर एंड आईडी फैन, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसलिए मैंने ये जो डायग्राम बताया था इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूँगा मेरे टेलीग्राम लिंक पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाला डायग्राम आप दिमाग में रखिए, सो दैट जब आपके क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से कर सकें। देखिए यहाँ से ये फ्लू गैसेस गई ईएसपी के थ्रू और आईडी के थ्रू चिमनी से हमने क्या किया, कर दिया था, एग्जॉस्ट कर दिया था। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नॉमिनल पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज टू बी मेंटेन्ड इन ए स्टीम रेजिंग थर्मल पावर स्टेशन। मैंने बताया था कि स्टीम थर्मल पावर प्लांट में, आपको अभी मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे आपका बॉयलर होता था, बॉयलर, देन आपका टरबाइन, और यहाँ पे जनरेटर, और इसके यहाँ पे कंडेंसर होता था। तो यहाँ से स्टीम, एग्जॉस्ट स्टीम निकलती थी और इसको फिर हम बॉयलर फीड पंप के थ्रू बॉयलर में फीड करते थे, यहाँ पे बॉयलर फीड पंप। लेकिन जो वाटर यहाँ से कलेक्ट किया जाता है
इसको हम सबसे पहले डीएम प्लांट में भेजते हैं। दैट मीन्स कि जो उस वाटर में मिनरल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, मिनरल्स को डीमिनरलाइज करते हैं, सो दैट वो यूज किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉयलर ट्यूब। अगर मिनरल्स होंगे तो वो क्या करेगा, कोरोजन प्रोड्यूस करेगा इनसाइड द बॉयलर ट्यूब, तो वो क्या करेगा, बॉयलर ट्यूब को डैमेज करेगा। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉयलर ट्यूब हम क्या करते हैं, डीमिनरलाइज वाटर यूज करते हैं। और उस डीएम वाटर की जो पीएच वैल्यू मैंने बताई थी वो ग्रेटर देन 9 होती है, या 9 टू 10 मैक्सिमम, ये मैंने बताया था। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन देखिए तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा सी होगा, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 10 से ज्यादा है, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इन स्टीम पावर प्लांट हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस इज रिकवर्ड इन। देखिए बेसिकली क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि ये आपका है बॉयलर, बॉयलर है। अब इसमें बॉयलर में फर्नेस होता है, फर्नेस जहाँ पे हम फ्लेमिंग करते हैं, यहाँ पे आग लगाते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोल को भेजते हैं और एयर भेजते हैं। और जो बेसिकली जो एयर होती है वो होती है हॉट एयर, क्योंकि प्रॉपर कंबशन करना है तो एयर का गर्म होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें से जो फ्लू गैसेस निकली, ये फ्लू गैसेस जैसे हमने यहाँ पे कंबशन किया तो यहाँ से फ्लू गैस निकलेंगी, फ्लू गैसेस। तो इस बॉयलर के में एक एक देखिए, एयर प्रीहीटर होता है और इकोनोमाइजर होता है, इकोनोमाइजर होता है। तो ये फ्लू गैसेस क्या करती है, पास होती हैं टू दी इकोनोमाइजर, देन एयर प्रीहीटर, और फिर क्या होती है जो बची हुई, यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, फिर यहाँ पे आपका आईडी फैन होता है, और यहाँ पे चिमनी से हम क्या करते हैं, जो बची हुई गैसेस है एग्जॉस्ट कर देते हैं टुवर्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब ये फ्लू गैसेस एयर प्रीहीटर से भी पास होंगी और ये इकोनोमाइजर से भी पास हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी है फ्लू गैस, फ्लू गैस, ये भी है फ्लू गैस। अभी भी यहाँ पे फ्लू गैस है, और यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से पास किया तो ये केवल गैस में होगा, क्योंकि जो डस्ट, फ्लू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करे, उन डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे केवल गैस बच जाएगी जिसको हम चिमने के थ्रू एग्जॉस्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो फ्लू गैसेस हैं कहाँ कहाँ रिकवर्ड हो रहे थे, तो वो इकोनोमाइजर में रिकवर्ड हो रही हैं। इकोनोमाइजर में हम क्या कर रहे हैं, इनमें जो ट्यूब्स हैं उसके फ्लू गैसेस का यूज करके जो वाटर इससे पास होगा, वाटर फीड वाटर पंप से जो वाटर पास होगा उसको हीट करने में यूज कर दिया जाता है। तो ये फ्लू गैसेस रिकवर्ड हो रही है आपकी इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर में, ठीक है, एयर प्री हीटर में, ठीक है। और बेसिकली इकोनोमाइजर का काम क्या है यहाँ पे, ये जो एयर प्री हीटर है और इकोनोमाइजर, ये थर्मल इफिशियंसी को इम्प्रूव करती है। कैसे, क्योंकि देखिए बॉयलर में अगर सीधा हम ठंडा पानी डालेंगे हीट करने के लिए तो बॉयलर को ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना होगा टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम वाटर टू स्टीम। बट हम बॉयलर में डालने से पहले वाटर को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं थ्रू इकोनोमाइजर बाय यूजिंग दी फ्लू गैसेस। तो उससे क्या होगी, थर्मल इफिशियंसी, जब हॉट वाटर को इनसाइड द बॉयलर डालेंगे तो उसको हीट करने में, स्टीम में कन्वर्ट करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी एज कम्पेयर टू अगर सीधा वाटर को ही हम फीड करते हैं इनसाइड द बॉयलर। तो इसलिए जो ये इकोनोमाइजर है और एयर हीटर है, ये थर्मल इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है। तो एक्चुअल में एयर फ्री हीटर में क्या होता है कि ये फ्लू गैसेस गई तो इसमें जो ट्यूब्स होते हैं उसको हीट करेगा, और एक्चुअल में ये एयर प्री हीटर में क्या होता है, हम एयर को इनलेट कराते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को। तो ये एयर क्या करता है, इस एयर प्री हीटर से जाता है, तो ये यहाँ पे एयर, नॉर्मल एयर गई एटमॉस्फेरिक एयर, और ये हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, कंबसन चैम्बर में, दैट इज फर्नेस में भेजते हैं, सो दैट कंबसन अच्छा हो। तो इसलिए एयर प्रीहीटर भी थर्मल इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है और इकोनोमाइजर भी आपकी थर्मल इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो आंसर सी होगा कि जो स्टीम प्लांट फ्रॉम द फ्लू गैसेस इज रिकवर्ड इन, तो जो रिकवर्ड हो रहा है इकोनोमाइजर में हो रहा है और एयर प्री हीटर में हो रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इज अचीव्ड बाय प्रॉपरली मेंटेनिंग द इंडिविजुअल मशीन्स रिएक्टिव पावर, जनरेटेड वोल्टेज, टरबाइन इनपुट, टरबाइन एंड जनरेटर रेटिंग। लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, एक्चुअल में लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है क्या, आपको मैंने अभी बताया। देखिए ये आपका है जनरेटर, ठीक, और ये है आपका टरबाइन।
और ये आपका है बॉयलर, ठीक। और हमने बताया था कि जो जनरेटर का जो शाफ्ट होता है वो टरबाइन के शाफ्ट से कपल्ड होता है, ठीक है, टरबाइन के शाफ्ट से कपल्ड है, ये कपल्ड है। अब हमको जनरेटर के आउटपुट क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक रिलेशन पता है, NS इक्वल टू 120 F/P, दैट इज कि हमको अगर फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है तो हमको स्पीड ऑफ जनरेटर को कंट्रोल करना होगा, दैट इज द रोटर स्पीड। और एक्चुअल में जो देखिए फ्रीक्वेंसी जो हम हमारे हमारे कंट्री में यूज होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, और बेसिकली ये जनरेटर जो होते हैं थर्मल पावर प्लांट में वो 2 पोल की होती है। तो इसकी जो स्पीड आती है वो 3000 आरपीएम आती है, दैट मीन्स कि 1 मिनट में 3000 रिवॉल्यूशन रोटेट कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना रोटेट करेगा, 50 रिवॉल्यूशन। दैट मीन्स कि अगर हमको इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए तो हमको इसको रोटेट कराना होगा 50 रिवॉल्यूशन से। देखिए अब इस 50 रिवॉल्यूशन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है टरबाइन, मैकेनिकल यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय इनलेटिंग स्टीम एट द इनपुट ऑफ द टरबाइन इनलेट। तो यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि इसके टरबाइन के शाफ्ट को 50 रिवॉल्यूशन से रोटेट कराती है। दैट मीन्स कि अगर हमको फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है तो इस टरबाइन के शाफ्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो स्टीम इनपुट आ रहा है, कितने इसका स्टीम फ्लो रेट कैसा है टरबाइन के इनलेट पे, उसको कंट्रोल करना होगा। दैट इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। और देखिए ये स्टीम इनपुट को कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया था कि दो वाल्व यूज करते थे। एक होता था हाई प्रेशर गवर्निंग वाल्व और एक इंटरमीडिएट प्रेशर गवर्निंग वाल्व। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको इजी होगा। तो यहाँ पे दो वाल्व यूज करते थे इनपुट पे, ठीक है, हाई प्रेशर गवर्निंग वाल्व और लो प्रेशर गवर्निंग वाल्व। तो अगर फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है तो हमको रोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, और रोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमको स्टीम फ्लो रेट को कंट्रोल करना होगा स्टीम इनपुट पे। तो इसलिए टरबाइन इनपुट्स यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस सिस्टम इन पावर सिस्टम फॉर ऑल टाइप ऑफ टरबाइन इज टू कंट्रोल दी रिएक्टिव पावर, वोल्टेज फेज एंगल, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज मैग्नीट्यूड। अभी मैंने बताया कि दो तरह के गवर्निंग सिस्टम होते हैं, एक हाई प्रेशर गवर्निंग वॉल्व और एक लो प्रेशर गवर्निंग वॉल्व। तो ये गवर्निंग वॉल्व्स में क्या होता है कि स्टीम इनपुट होता है और ये टरबाइन के इनपुट्स पे जाता है टरबाइन में ये स्टीम। तो बाय by using high pressure and low pressure governing valve, we can control the steam flow rate, so that by which we can control the speed of the speed of the rotor, or by controlling the speed of the rotor we can control the frequency, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। यहां से देखिए ये NS बराबर 120 F/P। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है तो हमको क्या करना होगा, रोटर के स्पीड को कंट्रोल करना होगा, और रोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टीम फ्लो रेट को कंट्रोल करेंगे। और स्टीम फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, गवर्निंग वॉल्व्स। और वो गवर्निंग वॉल्व्स कौन कौन से होते हैं, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम, तो गवर्नेंस सिस्टम का मतलब है कि गवर्निंग वॉल्व की बात कर रहा है, इन ए पावर सिस्टम फॉर ऑल टाइप ऑफ द टरबाइन इज टू बी कंट्रोल दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसके बाद से न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ जाता है। तो इस न्यूमेरिकल में तीन तरह के बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल को बताने से पहले मैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पहले इसके बेसिक को समझ लेते हैं कि, तो सो दैट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी इजी जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें कुछ टर्म्स हैं उसको समझना बहुत जरूरी है कि इफिशियंसी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल देखिए इस इफिशियंसी क्या है, हमने क्या किया कि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर, फिर आपका क्या था, टरबाइन था, टरबाइन और जनरेटर था, ठीक है। तो इफिशियंसी क्या है,
बेसिकली हम क्या करते हैं, बॉयलर के इनपुट पे, बॉयलर में हम क्या करते हैं, कोयले का कंबसन करते हैं, कोल कंबसन करते हैं, और कोल में जो होती है केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी है, दैट इज दिस इज इनपुट, और आपका आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट है। दैट मीन्स जो इफिशियंसी क्या है, आउटपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी, ठीक है, इनपुट एनर्जी। अब देखिए बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, देखिए कितना, सपोज करिए आपने यहाँ पे 1 किलो का कोयला यूज किया, उससे सपोज करिए जब इसका कंबशन हम करेंगे, कोयले को जलाएंगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अगर सपोज करिए हमने तीन तरह के, दो तरह का कोयला यूज किया, ये भी 1 kg है और ये भी 1 kg है, और सपोज करिए जब हमने इसको बर्न किया तो इससे जो है 90 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और इससे 100 किलो, सपोज 100 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो 1 किलो 1 kg कोयले को बर्न करने में जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। दैट मीन्स कि अगर एक पर यूनिट केजी का अगर हम कोल बर्न करते हैं तो उससे जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा वो कोयला उतना ही बेस्ट होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जिस कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो कोयला उतना ही बेस्ट होगा। इसलिए ये जो सेकंड वाला कोयला है, अगर हम इसको बर्न करें तो 100 किलो कैलोरी की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जबकि 1 kg के कोयले को बर्न करने पे केवल 90 किलो की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो उस हिसाब से अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो ये कोयला ज्यादा बेस्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज ये पर यूनिट जो केजी से बर्न करने पे जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी 1000 kg, ये 100 किलो कैलोरी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, आप देख लीजिए, बेसिकली जो यूनिट होता है कैलोरी कैलोरीफिक वैल्यू का, इसका यूनिट जो होता है ये होता है किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर केजी। दैट मीन्स कि पर यूनिट में कितनी एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अब फ्यूल दो तरह के होंगे, एक सॉलिड होगा, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल, ठीक है। इनके लिए जो यूनिट होगा वो किलो कैलोरी पर केजी होगा। अगर गैसियस फ्यूल है, गैसियस फ्यूल है तो उस गैसियस फ्यूल के लिए जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है किलो कैलोरी पर केजी होती है, ठीक है, किलो कैलोरी पर केजी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो आपको आने चाहिए, बेसिक टर्म्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, देखिए बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट होती है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये सब बता दे रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल करने में आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसकी जो यूनिट होती है, मैकेनिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, आर बोले तो जूल। दैट इज हम जानते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है जिसकी यूनिट जूल में होती है वो होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या है, ये फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो ये न्यूटन मीटर या जूल होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसकी जो यूनिट होती है या वॉट सेकेंड आर जूल होती है, वॉट सेकेंड या जूल होती है, ठीक है। अगर सपोज करिए पूछे कि 1 वॉट आवर में कितना वॉट सेकेंड होगा, तो 1 वॉट आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 वॉट इंटू 1 आवर लिख सकते हैं, 1 वॉट इंटू आवर, ठीक है। तो इसको हम 1 वॉट इंटू 3600 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 3600 वॉट सेकेंड आ जाएगा, या बोले तो 3600 जूल आ जाएगा, ठीक है, 3600 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए 1 वॉट आवर बराबर 3600 वॉट सेकेंड या 3600 जूल होता है। अच्छा, 1 किलो 1 कैलोरी इक्वल टू, ये भी आप याद कर लीजिएगा, जो 1 कैलोरी होती है इसकी वैल्यू होती है 4.18 जूल, ठीक है, 4.18 जूल होती है। अब देखिए, तो क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि जो 1 किलो वॉट आवर है वो
कितने किलो कैलोरी के बराबर होती है। तो जो 1 किलो वॉट आवर होता है वो 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। इसको आपको रिमेंबर रखना है, ये न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होगा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये कैसे आता है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 1 किलो वॉट आवर में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिख सकते हैं। और 1 किलोवाट कितने के बराबर होगा, 1000 वाट के, इंटू इसको सेकंड में करेंगे तो ये 3600 सेकंड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 3 2 5 10 की पावर 5 वॉट सेकंड, वॉट सेकंड, ठीक है? ये वॉट सेकंड में हो गया। और देखिए वॉट सेकंड, अब देखिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट सेकंड या जूल होती है। तो हम इसको 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से मैंने अभी बताया कि जो 1 जूल, यहाँ पे देखिए कैलोरी में जो 1 कैलोरी होती है वो 4.18 जूल के बराबर होती है। इसका मतलब 1 जूल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 4.18 कैलोरी लिख सकते हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से उस हिसाब से यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 1 जूल लिख सकते हो। और 1 जूल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज 1/4.18 जूल, सॉरी कैलोरी, कैलोरी हो गई ना यहाँ पे देखिए। तो इसकी जब वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये 860 इंटू 10 की पावर 3 कैलोरी आएगी। तो इसको हमको किलो कैलोरी में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 860 किलो कैलोरी। तो इस तरह से इसके ये प्रूफ हो गया, ठीक है? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितनी कैलोरी होती है, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। और आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका यूज आएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल कितने तरह के आएंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो पहला टाइप आता है, देखिए हम क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर केमिकल एनर्जी दैट इज कोयला और एयर का कंबसन करते हैं, जिससे हमको क्या प्रोड्यूस होता है, थर्मल एनर्जी दैट इज स्टीम प्रोड्यूस होती है। अब इस स्टीम को हम टरबाइन के इनलेट पे इन कराते हैं और ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे इसको एक ब्लॉक के फॉर्म में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने केमिकल एनर्जी इनपुट किया, फिर ये थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस किया और ये टरबाइन के इनपुट से पास किया, तो ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया। और ये मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगा, रोटर के शाफ्ट को रोटेट करेगा, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए मैंने बोला कि ये बॉयलर है, तो मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा, सपोज करिए मैंने इसको बीएस बोल दिया, टरबाइन को मैंने टीएस बोल दिया और जनरेटर को मैंने जीएस बोल दिया। तो अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखें बीएस को, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। सपोज कर लीजिए ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, आउटपुट y1 है। तो अगर बीएस मतलब बॉयलर का ट्रांसफर फंक्शन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x2 बाई x1, जहाँ पे x2 क्या है, थर्मल एनर्जी है, और x1 क्या है, केमिकल एनर्जी है। इसी तरह से अगर हमको टरबाइन का ट्रांसफर फंक्शन लिखना है तो ये x3 लिख दिया, और इसके इनपुट में क्या है, x2 है। ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट, तो टरबाइन के लिए आउटपुट क्या है, x3 है, और इनपुट क्या है, x2 है। उसी तरह से जनरेटर के लिए देख लीजिए, जनरेटर के लिए आउटपुट क्या है, y1 है, और इसके लिए इनपुट क्या है, मैकेनिकल एनर्जी दैट इज x3, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपने पढ़ा होगा कि अब इसको हम यहाँ पे लिखें, तो ये है आपका बी एस दैट इज बॉयलर ट्रांसफर फंक्शन, और ये आपका टरबाइन का ट्रांसफर फंक्शन, और जीएस जो है जनरेटर का ट्रांसफर फंक्शन हो गया। और ये इनके इनपुट हो गया, और ये जनरेटर का आउटपुट हो गया, और ये बॉयलर का इनपुट हो गया। और इनके इनपुट में क्या है, यहाँ पे x1 है, और इसके इनपुट में x2, इसके इनपुट में x3, और ये y1। तो हम अगर आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा तो इसको हम y1s ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन y1s अपॉन x1s को क्या लिखेंगे, बीएस, जो भी इनके गेन होते हैं उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इनटू जीएस होता है। तो ये अगर बोले तो ये वाई बाई एक्स क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट है, और आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता है, इफिशियंसी होता है। और इसमें बॉयलर भी है, टरबाइन भी है, जनरेटर भी है।
इसलिए जो y1 बाई x1s है, इसको बोलते हैं हम ओवरऑल इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इफिशियंसी इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट अपन इनपुट, तो अगर बॉयलर का इफिशियंसी बोले तो ये बॉयलर का इफिशियंसी क्या है, बीएस है, और टरबाइन की इफिशियंसी टीएस है, और जनरेटर की इफिशियंसी जीएस है, ठीक है। तो इसको बहुत सारे तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। तो देखिए, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, एन ओवरऑल, मतलब ओवरऑल इफिशियंसी इक्वल टू बॉयलर की इफिशियंसी इनटू एंड टरबाइन की इफिशियंसी इनटू जनरेटर की इफिशियंसी। तो इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ओवरऑल इफिशियंसी आपकी क्या हो गई, ओवरऑल इफिशियंसी बॉयलर इफिशियंसी इनटू टरबाइन इफिशियंसी इनटू जनरेटर इफिशियंसी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बॉयलर इफिशियंसी इनटू टरबाइन इफिशियंसी है, ठीक है, बॉयलर इफिशियंसी इनटू टरबाइन इफिशियंसी, इसको बोलते हैं हम थर्मल इफिशियंसी। ये दोनों मिलके बनाते हैं थर्मल इफिशियंसी। दैट इज हम लिख सकते हैं एन ओवरऑल इफिशियंसी इज इक्वल टू एन थर्मल इफिशियंसी इनटू जनरेटर इफिशियंसी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बॉयलर टरबाइन की इफिशियंसी ना दे करके डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में थर्मल इफिशियंसी दी रहेगी, तो ये भी आपका फार्मूला याद होना चाहिए। और यहाँ से हम लिख सकते हैं जो जहाँ पे थर्मल इफिशियंसी की वैल्यू है, जहाँ पे आपकी थर्मल इफिशियंसी है, वो क्या है, बॉयलर की इफिशियंसी इनटू टरबाइन की इफिशियंसी। तो अगर थर्मल इफिशियंसी, सपोज करिए क्वेश्चन में थर्मल की इफिशियंसी, बॉयलर की इफिशियंसी दी है और टरबाइन की इफिशियंसी दी है, और आपसे पूछ रहा है कि थर्मल इफिशियंसी क्या होगी, तो उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको थर्मल इफिशियंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन इस पे आ सकता है। अभी मैं इस इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखिए थर्मल इफिशियंसी का फार्मूला मैंने कैसे लिख दिया, देखिए इसको भी देख लेते हैं। बेसिकली देखिए तो यहाँ पे बी एस और टी एस, तो इसका अगर आउटपुट आप निकालें, दैट इज अगर यहाँ का टी एस का आउटपुट क्या है, x3 है, x3 बाई इसके इनपुट में क्या है, x1 है, तो x3 बाई x1 करेंगे तो क्या आएगा, बी एस इंटू टी एस ही तो आएगा। और ये बी एस क्या है, बॉयलर की इफिशियंसी है, बॉयलर इफिशियंसी है, और ये टी एस क्या है, टरबाइन की इफिशियंसी है, टरबाइन की इफिशियंसी है। और x3 बाई x1, देखिए जो थर्मल पूरा जो थर्मल प्रोसेस हुआ है, और ये बॉयलर और टरबाइन के थ्रू ही तो हुआ है, इसलिए x3 बाई x1 को हम बोलते हैं थर्मल इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी। इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है कि जो थर्मल इफिशियंसी होती है बॉयलर इंटू टरबाइन इफिशियंसी होती है, ओके। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन में पूछेगा कि ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी। क्वेश्चन में क्या होगा कि ओवरऑल एफिशिएंसी दी होगी, फिर आपका कोल का वेट दिया होगा, उससे कैलोरीफिक वैल्यू पूछेगा। तो देखिए बेसिकली इसमें दो टर्म्स यूज होते हैं, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, एक मिनट। देखिए इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक बड़ा नहीं हो पा रहा है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ फिलहाल। देखिए एक होता है आपका ओवरऑल इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी, और एक टर्म आता है थर्मल इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या होगी, ओवरऑल इफिशियंसी आपकी इलेक्ट्रिकल, अब ओवरऑल की बात करने का मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट की बात कर रहा है, जो आउटपुट पे, फाइनल आउटपुट पे जो आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट हुई है। तो जो ओवरऑल इफिशियंसी होती है वो होती है आपकी हीट इक्विवेलेंट टू
इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम फाइनल इलेक्ट्रिकल आउटपुट तो मिला और यहाँ पे हमने इनपुट पे क्या किया है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी दैट इज कोल का कंबशन किया, तो यही तो आउट इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिवाइडेड बाय कोल का कंबशन दैट इज कितनी हीट की रिक्वायरमेंट थी इस इलेक्ट्रिकल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, डिवाइडेड बाय हीट रिक्वायर्ड टू हीट गेन फ्रॉम द कंबशन ऑफ द कोल, कंबशन ऑफ द कोल, वही है हमारी ओवरऑल इफिशियंसी। और जो थर्मल इफिशियंसी का डेफिनेशन होता है, थर्मल इफिशियंसी, उस थर्मल इफिशियंसी को बोलते हैं कि हीट इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय हीट ऑफ कोल कंबशन, हीट ऑफ कोल कंबशन। ये कैसे हुआ? देखिए थर्मल इफिशियंसी, देखिए आपका यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये है आपका टरबाइन, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो ये मैकेनिकल एनर्जी किसकी वजह से आया? हीट की वजह से। तो जितना हीट लगा इसको प्रोड्यूस करने में, हीट इक्वलेंट टू दिस मैकेनिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय इसके इनपुट पे कितना कोल का हमने कंबशन किया, उसका जो हीट है वो बोलते हैं हम उसको थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी जिसमें बॉयलर और टरबाइन इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हीट इक्वलेंट टू मैकेनिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय हीट ऑफ द कोल कंबशन। अब देखिए जो क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ओवरऑल एफिशिएंसी इतना दिया है, तो आप कितनी उसकी जो हमने कोयला सपोज करिए वाई केजी का कोयला हमने यूज किया, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी कोयले की, वो पूछता है। ठीक है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी आपसे एग्जाम में वो पूछेगा। तो देखिए उसको हम कैसे निकालेंगे, सपोज कर लीजिए, अब देखिए ये मैं एक फार्मूला यहाँ पे डराइव करा दूंगा सो दैट आप एग्जाम में जब यूज करें तो वो डायरेक्टली यूज करें, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। तो सपोज कर लीजिए कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है x किलो कैलोरी पर केजी। अभी मैंने इसका यूनिट डिस्कस किया था। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है, मान लेता हूँ जिसको हमें फाइंड आउट करना, वो x किलो कैलोरी पर केजी है। और दैट मीन्स ये हो गया कि ये 1 केजी अगर हम कोल बर्न करते हैं तो ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, x किलो कैलोरी की हीट प्रोड्यूस करेगी। और हमने यहाँ पे कोल कितना यूज किया है, y केजी का। तो अगर हम y केजी का कोयला यूज कर रहे हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, y x किलो कैलोरी हीट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखिए जो ओवरऑल इफिशियंसी है यहाँ पे, ओवरऑल इफिशियंसी दैट इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो कोयला है वाई केजी पर किलोवाट आवर है, दैट मीन्स कि जो हीट इक्वलेंट टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट, मतलब ये 1 किलोवाट आवर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय हीट ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब हम कितना केजी कोयला जला रहे हैं, तो कितना केजी कोयला जला रहे हैं, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे हमने कोयला बर्न किया वाई केजी पर किलोवाट आवर। ठीक है, वाई केजी पर किलोवाट आवर। और यहाँ पे उसकी जो कोयले की हमने कैलोरीफिक वैल्यू कंसिडर किया, वो कितना है, एक्स है, एक्स किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से केजी कट जाएगा। ठीक है, केजी से केजी कट जाएगा। अब देखिए हमको क्या चाहिए, ये जो किलोवाट आवर है इसको हमको कैलोरी में चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम जाते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर 860 किलो कैलोरी इंटू वाई इंटू ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कैलोरीफिक वैल्यू पूछा है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 860 डिवाइडेड बाई y इंटू ये ओवरऑल इफिशियंसी एंड ओवरऑल। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन हम करते हैं सो दैट आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टीम पावर प्लांट produces 1 unit of electrical energy that is 1 kilowatt hour की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है by using 0.5 kg कोल
कोयला यूज करा है 0.5 केजी का, ठीक है। इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी कितना दिया है 20%, दैट इज 0.2, ठीक है। तो इससे पूछ रहा है वो कैलोरीफिक वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अभी मैंने वो फार्मूला आपको डराइव करा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू आई है 860 डिवाइड बाई वाई इंटू ओवरऑल एफिशिएंसी, जहाँ पे वाई क्या है, कोयले का वेट है इन केजी। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी आपकी 860 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द कोल इनटू एन ओवरऑल एफिशिएंसी। तो यहाँ से 860 डिवाइडेड बाई कोयले का वेट कितना है 0.5, है ना। आ, तो कोयले का वेट 0.5 है और ओवरऑल एफिशिएंसी 0.2 है, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देख लीजिए ये 860 डिवाइडेड बाई 5 इंटू टू इंटू, इसको हम 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे 0.2 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8600, है ना। 8600 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, किलो कैलोरी पर केजी। अब ये कहेंगे कि किलो कैलोरी पर केजी कैसे आया। देखिए इसका यूनिट क्या था, केजी था, और 1 किलोवाट आवर को हमने किस में कन्वर्ट किया था, 1 किलोवाट आवर को 860 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे किलो कैलोरी है, और इफिशियंसी का तो कोई यूनिट होगा नहीं, आउटपुट अपन इनपुट दोनों यूनिट सेम है, तो ये इफिशियंसी तो यूनिटलेस होगी। तो यहाँ पे कैलोरी बचा और ये केजी बचा, तो किलो कैलोरी पर केजी आ जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है, सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी ऑफ ए 100 मेगा पावर स्टेशन आर, तो 30% है और 92% है। तो थर्मल इफिशियंसी दी है एन थर्मल इक्वल टू 30% एंड एन इलेक्ट्रिकल दैट इज इक्वल टू 92%, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कंबशन ऑफ कोल पर आवर, कितना केजी कोयला 1 घंटा में लगेगा व्हेन द स्टेशन इज डिलीवरिंग इट्स फुल रेटेड आउटपुट एंड यूजिंग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, जो कोल की कैलोरीफिक वैल्यू है 6400 किलो कैलोरी पर केजी है। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है 640 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू आपकी दी हुई है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी वो होती है हीट इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल, ठीक है। तो अब वो जो हमने अभी पढ़ा था कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो होती है थर्मल एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। तो यहाँ से हम ओवरऑल एफिशिएंसी निकाल देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 0.3 इंटू 0.92 हो जाएगा। ये हो गई आपकी ओवरऑल इफिशियंसी 0.3 इंटू 0.92, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये यहाँ पे 0.3 इंटू 0.92 ओवरऑल इफिशियंसी इक्वल टू। अब देखिए जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है, ठीक है, पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पे देखिए पावर में 100 मेगावाट दिया है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 की पावर 3 किलोवाट इंटू जो टाइम, टाइम देखिए तो पर आवर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी 1 आवर हो जाएगी, 1 आवर डिवाइडेड बाई हीट ऑफ द कंबशन ऑफ द कोल, डिवाइडेड बाई हीट ऑफ द कंबशन ऑफ द कोल। तो जो कोल है, कोल का वेट कितना है यहाँ पे दिया है, सपोज कर लीजिए कोल यहाँ पे कितना लग रहा है 100, हमसे कोल का वेट पूछा है, तो सपोज कर लीजिए कि जो कोयले का वेट है वो वाई केजी है, कोयले का वेट वाई केजी है, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू दी है 640 किलो कैलोरी पर केजी। तो देखिए यहाँ से केजी से केजी कट जाएगा, यहाँ पे कैलोरी बचेगा। इसका मतलब इस किलोवाट आवर को भी हमको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट ये जो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यूनिटलेस हो जाएगी। वही तो हमको बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से
इसको मैं इधर कर देता हूँ, तो 0.3 इंटू 0.92, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कैलोरी में 860 किलो कैलोरी होती है, डिवाइडेड बाई वाई के जी इंटू 6400, ठीक है, किलो कैलोरी पर केजी। तो यहाँ पे देखिए कैलोरी से ये कैलोरी गया, केजी से केजी गया, तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी अभी यूनिटलेस हो गई, हमको केजी बताना है वाई की वैल्यू। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ से आपका वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 860 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 0.92 डिवाइडेड बाय इंटू कितना है, 6400, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है 48686.59, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 48687 केजी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो उस हिसाब से देखिए इसका ऑप्शन ई करेक्ट होगा, 48687 केजी। तो देखिए बेसिकली किस तरह के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, उस पे बेस मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि कितने पॉसिबल थर्मल पावर प्लांट पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उसको मैं करा रहा हूँ। अब देखिए ये भी न्यूमेरिकल है, कह रहा कि थर्मल पावर स्टेशन हैज 85% बॉयलर इफिशियंसी। तो बॉयलर इफिशियंसी दिया है, बॉयलर इफिशियंसी कितना है, 85%, 0.85, ठीक है। और कह रहा है कि टरबाइन की इफिशियंसी कितनी है, 90%, दैट इज 0.9। और लोड फैक्टर दिया है, लोड फैक्टर कितना दिया है, 0.4। तो हमको थर्मल एफिशिएंसी बतानी है, थर्मल एफिशिएंसी। तो हमने अभी पढ़ा कि आपका सबसे पहले यहाँ पे बॉयलर होता था, बॉयलर, देन टरबाइन और देन जनरेटर, ठीक है। बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर। यहाँ पे हम क्या करते थे, केमिकल एनर्जी दैट इज कोल का कंबसन करते थे, और यहाँ पे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, और यहाँ पे स्टीम जो कि जनरेटर के रोटर को रोटेट करता था, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्राप्त करते थे। तो हमको थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है यहाँ पे, तो हमने पढ़ा था कि जो थर्मल एफिशिएंसी होती है एन बॉयलर इंटू एन थर्मल। तो यहाँ पे देखिए बॉयलर की एफिशिएंसी कितनी दी है, 0.85 इंटू 0.9। तो जब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 0.75, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 76.5% आ जाएगा। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है, सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी है। अब देखिए इसमें क्या था कि ए डीजल पावर स्टेशन है जो फ्यूल कंजम्पशन ऑफ 0.28 केजी पर किलोवाट आवर। तो जो फ्यूल का कंजम्पशन है, वाई की वैल्यू दी है 0.28 केजी पर किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना कुल लग रहा है, 0.28 केजी। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, एक्स की वैल्यू दी है 10,000 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। डिटरमाइन दी ओवरऑल इफिशियंसी। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो ओवरऑल इफिशियंसी होती है, ओवरऑल इफिशियंसी होती है हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट, डिवाइडेड बाई हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो कोल बर्न किया जा रहा है पर किलोवाट आवर है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट जनरेट हो रही है वो कितनी हो रही है, 1 किलोवाट आवर जनरेट हो रही है, ठीक है, वो 1 किलोवाट आवर हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमसे ओवरऑल एफिशिएंसी पूछ रहा है। अब कितना केजी लग रहा है, 0.28 केजी कोयला लग रहा है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इनटू कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी, 10,000 किलो कैलोरी।
तो इसको भी हमको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा, तो ये 1 किलोवाट आवर कितने कैलोरी के बराबर होती है? 860 किलो कैलोरी डिवाइडेड बाई 0.28 इंटू 10,000, ठीक है, पॉइंट 10,000। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.307। तो इसको आप परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 30.7% आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए कौन सा सही है, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। 30.7 का मतलब डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वलेंट टू, दैट इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी आपने पढ़ा कि जो 1 kWh जो होता है 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। अभी इसका मैंने प्रूव भी कराया, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कहा था कि 1 मिनट, ये क्वेश्चन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 860 किलो कैलोरी, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, तो देखिए 1 किलोवाट आवर, तो एक तो मैंने ये रिलेशन पढ़ा है कि 1 किलोवाट आवर बराबर 860 किलो कैलोरी होता है, लेकिन इसमें किलो कैलोरी में पूछा नहीं है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिख सकते हैं। और 1 किलोवाट कितने के बराबर है? 1 वाट, 1000 वाट के। और 1 घंटा को हम 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकेंड। तो इसमें अच्छा, वाट सेकेंड की यूनिट जूल भी होती है, अभी मैंने डिस्कस किया था। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल भी लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से देख लीजिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टीम ऑफ द टरबाइन आर अल्टरनेटर वाउंड फॉर, मोस्ट ऑफ द स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर आर वाउंड फॉर। तो देखिए स्टीम टरबाइन की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा है। तो मैंने बताया था कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें जो मोस्टली जो मशीन्स होती हैं वो 2 पोल की होती हैं। 2 पोल, ठीक है, 2 पोल, 2 to 4 पोल मोस्टली, ज्यादा पोल की नहीं होती है। बट जो हाइड्रो पावर स्टेशन में जो हम यूज करते हैं सेलियन टाइप, उनके पोल्स ज्यादा होते हैं। बट जो स्टीम पावर प्लांट में यूज करते हैं वो 2 to 4 पोल, दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड होगी दैट इज 120 F/P, दैट इज 120 इंटू 50/2, दैट इज 3000 RPM। अगर हम 4 पोल की मशीन यूज करते हैं सपोज 120 इंटू 50/4, तो आपका 1500 RPM आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टीम पावर प्लांट होता है उसमें हम 2 पोल का अल्टरनेटर या बोले तो हाई स्पीड अल्टरनेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको मैं सारे क्वेश्चन को डील करने के बाद ये वाला न्यूमेरिकल 16वां करा दूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन 1 बाय 1 कर लेते हैं। देखिए ये भी ईएससी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करा है कि इन द फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट ऑफ थर्मल पावर प्लांट द कंडेंसेट फ्लो फ्रॉम कंडेंसेट एक्सट्रैक्टिंग पंप टू द बॉयलर फीड पंप एंड देन टू द बॉयलर। The HP and LP heater are located in the circuit relation to the boiler feed pump. एक्चुअल में देखिए यहाँ पे आपका बॉयलर होता है, फिर आपका टरबाइन, फिर जनरेटर, और इसके नीचे होता है कंडेंसर, ठीक है। अब कंडेंसेटर से वाटर को हमें निकालना होता है तो वहाँ पे यूज करते हैं कंडेंसेट एक्सट्रैक्टिंग पंप। फिर वहां से हम यूज करते हैं लो प्री हीटर, ठीक है। फिर उसके बाद से हम डिएरेटर यूज करते हैं। डिएरेटर के बाद से हम हाई प्रेशर हीटर यूज करते हैं। फिर यहाँ पे बॉयलर फीड पंप यूज करते हैं। देन हाई प्रेशर हीटर यूज करते हैं। तो इस सब से वाटर का फ्लो होता है। ये वाटर जो कंडेंसर से आई है इनके थ्रू पास होता है, और देन ये वाटर जो होता है इकोनोमाइजर से पास होता है, और ये इकोनोमाइजर का वाटर किस में जाता है? इस बॉयलर में जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
क्वेश्चन में देखिए, इन द फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट द कंडेंसेट फ्लोज फ्रॉम कंडेंसेट एक्सट्रैक्टिंग पंप। तो ये आपका कंडेंसेटर है, कंडेंसर से वाटर गया और ये जो पंप होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा कंडेंसेट एक्सट्रैक्टिंग पंप टुवर्ड द लो प्रेशर हीटर, देन डिएरेटर, देन बॉयलर फीड पंप, देन हाई प्रेशर हीटर। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर हीटर हैं आर लोकेटेड इन द सर्किट टू द बॉयलर फीड पंप एज ए, तो एचपी एंड एलपी हीटर आफ्टर द बॉयलर, ये आपका एचपी है और ये एलपी हीटर है, बीएफपी पंप इनके बीच में लगा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा क्योंकि एचपी के बाद नहीं लगा, ये पहले लगा है। ठीक है, बॉयलर फीड पंप, एचपी हीटर बिफोर एंड एलपी हीटर आफ्टर द बॉयलर फीड पंप। देखिए, एचपी हीटर के बिफोर में तो बॉयलर फीड पंप है, एलपी हीटर तो इसके बाद बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बोथ एचपी एलपी हीटर आर बिफोर द बॉयलर फीड पंप, ये भी नहीं है। अब इसमें देखिए, एलपी हीटर बिफोर एंड एचपी हीटर आफ्टर द बॉयलर फीड पंप। तो देखिए, ये आपका एलपी हीटर है, तो ये आपका बॉयलर फीड पंप है। तो एलपी हीटर जो इसके पहले लगा है और जो एचपी हीटर लगा इसके बाद लगा है बॉयलर फीड पंप, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाला आपको फिगर आपको दिमाग में रखना होगा, सो दैट आप जब क्वेश्चन करें तो ये आपको सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे यही पूछा है कि ये किसके किसके बीच में लगा है, तो बॉयलर फीड पंप के बाद में एचपी हीटर है, उसके पहले क्या है, एलपी हीटर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो इसका डी ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग स्पीड इन आरपीएम ऑफ ए जनरेटर यूजिंग थर्मल न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स वुड बी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, जो थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, जो थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें हम हाई स्पीड अल्टरनेटर यूज करते हैं, हाई स्पीड अल्टरनेटर। और हाई स्पीड अल्टरनेटर कौन से होते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर जो होते हैं वो हाई स्पीड अल्टरनेटर्स होते हैं। और मैंने अभी बताया था कि जो उनके पोल्स होते हैं वो 2 to 4 पोल तक मैक्सिमम हम यूज करते हैं। दैट मीन्स उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड होगी 120 f/p, दैट इज 50/2। तो या तो 3000 आरपीएम होगा, और या तो फिर अगर हम 4 पोल की लेंगे, 4 पोल की, तो 1500 आरपीएम होगा। तो या तो दोनों 1500 होंगे, क्योंकि जो हाई स्पीड अल्टरनेटर थर्मल और न्यूक्लियर के जो अल्टरनेटर होते हैं, हाई स्पीड अल्टरनेटर होंगे, तो या तो दोनों 2 पोल के होंगे या तो दोनों 4 पोल के होंगे। तो अगर दोनों 2 पोल के होंगे तो दोनों की स्पीड 1500 हो सकती है या दोनों की 3000 होगी। तो देखिए, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 300 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 1000 है, ये 900 है, ये भी नहीं होगा। अब या तो ये ऑप्शन होगा और या तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अब उसके बाद से कहा था कि हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सा अल्टरनेटर यूज होता है। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उसमें हम सेलिएंट पोल टाइप जनरेटर यूज करते हैं। सेलिएंट पोल टाइप, सेलिएंट पोल का कहने का मतलब क्या है कि ऐसे पोल का स्ट्रक्चर होता है, सेलिएंट, जिनका ऐसे पोल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सेलिएंट पोल टाइप के अल्टरनेटर होते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स आर मोर। तो नंबर ऑफ पोल अगर ज्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रो अल्टरनेटर की स्पीड होगी, जो हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेटर हम यूज कर रहे हैं, वो उसकी स्पीड न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट के अल्टरनेटर से इसकी स्पीड कम होगी। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आप देखें तो 3000 दिया, यहाँ पे 300 दिया, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रो अल्टरनेटर में ज्यादा पोल होंगे। NS इक्वल टू 120 f/p होगा, दैट इज 120 इंटू 50 अब p की वैल्यू देखिए, जो टर्बो अल्टरनेटर उसमें 2 से 4 पोल यूज करते हैं, इसमें 10 से 20 पोल,
10 to 20 फोल्ड, दैट मीन्स कि जो इसकी स्पीड होगी 3000 से भी कम होगी और 50,000 से भी कम होगी। ठीक है, अगर सपोज करें हमने 20 पोल ले लिया, अगर सपोज हमने 20 पोल ले लिया तो 120 इंटू 50/20, तो उस हिसाब से अगर 20 पोल लेंगे तो ये 300 आरपीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये तो ऑप्शन ज्यादा वाला तो होगा नहीं, तो सी भी गया, तो इसका मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, बी है। इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, 3000, 3000 एंड 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फ्लू गैसेस पासिस थ्रू आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द बॉयलर इन ए थर्मल पावर स्टेशन। तो उसमें आईडी फैन दिया, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि ये आपका है बॉयलर, हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे होता है कोयला, कोयले को हम क्या करते हैं, प्राइमरी एयर फैन के थ्रू बॉयलर में इन करते हैं। ठीक है, अब इस बॉयलर से हमारी क्या होती है, फ्लू गैस जनरेट होती है, फ्लू गैस जनरेट हुई। अब ये जो फ्लू गैसेस हैं आपकी पास होती है पहले इकोनोमाइजर से, ठीक है, और फिर आपके पास होती है एयर प्री हीटर से। ठीक है, एयर प्री हीटर से देन ये, अब देखिए अब ये फ्लू गैसेस हैं, इसमें फ्लू गैसेस हैं, फ्लू गैस का मतलब इसमें गैस है और प्लस डस्ट पार्टिकल है। तो अभी हमको डस्ट पार्टिकल को हटाना है क्योंकि इस फ्लू गैसेस को हमें एटमॉस्फेयर में सेंड करना है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देन यहाँ पे आईडी फैन लगाते हैं, आईडी फैन, और यहाँ पे आपकी होती है चिमनी, जो कि जो गैस बच जाती है आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर उसको हम एग्जॉस्ट कर देते हैं टुवर्ड द एटमॉस्फेयर। तो सीक्वेंस चेक कर लेते हैं, 4 3 2 1, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पहले आएगा, तो वो तो सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन तो नहीं होगा। थ्री थ्री ऑप्शन में है इकोनोमाइजर, तो यहाँ पे देखिए इकोनोमाइजर है। ठीक, फिर टू पे देखिए, टू पे एयर प्री हीटर, ये थ्री, फिर टू पे एयर प्री हीटर, फोर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, हाँ ये भी है, फोर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और वन पे आईडी फैन है। तो देखिए ये सीक्वेंस 3 4 1 फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ से कब पास हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम दिया है, मैं इसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको याद कर लीजिएगा, ये जो डायग्राम है ये वाला। ठीक है, ये वाला डायग्राम, ये सीक्वेंस याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में इजी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20। और देखिए व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ ए नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है। तो बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो होती है 30 to 40%, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका रीजन क्या है कि जो 30 से 40% का रीजन क्या है कि जो स्टीम बनी, ये सपोज ये आपका बॉयलर था, ये टरबाइन था, और यहाँ पे आपका जनरेटर था, और यहाँ पे कंडेंसर था। ठीक है, बॉयलर के इनपुट पे जो स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है वो 540 डिग्री सी होती है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहां से आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे इस स्टीम ने टरबाइन के शाफ्ट को रोटेट कराया। ठीक है, टरबाइन के शाफ्ट को रोटेट कराया और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और यहाँ से हमने इलेक्ट्रिकल आउटपुट लिया। उसके बाद से जो बची हुई स्टीम होती है उसका टेम्परेचर जो फॉल हो जाता है वो 250 के तकरीबन होता है। अब इस सपोज करिए अगर हम यही स्टीम दोबारा हम बॉयलर में फीड कर लेते तो थर्मल एफिशिएंसी कहीं अधिक होती, बट हमको क्या होता है कि इसको पहले कंडेंस करना होता है। दैट मीन्स कि हमारा स्टीम का टेम्परेचर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। इसलिए जो मैक्सिमम लगभग ग्रेटर देन 50% स्टीम ड्रॉप हो जाता है इनसाइड द कंडेंसर। दैट्स वाई जो थर्मल पावर स्टेशन की जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो केवल 30 to 40% होती है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बिकॉज कि मोस्ट ऑफ द हीट लॉस हो जाता है इनसाइड द कंडेंसर ड्यू टू विच द थर्मल इफिशियंसी इज लिमिटेड अप टू 30 to 40%। तो ये था ऑल अबाउट थर्मल पावर प्लांट के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।